आज एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के अनुभव के इस एपिसोड में मैं बहुत ही होनहार और ऊर्जावान दो युवा शक्तियों के साथ बैठा हूं। अभी तक तो मैं इन एपिसोडों को ज्येष्ठ लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ करते आ रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि नौजवानों के साथ बैठूं और उनके नजरिए से जीवन को देखने का प्रयास करूं। आज कुछ नया होने वाला है, कुछ रोचक होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनका परिचय कराता हूँ। आपका नाम और आप क्या करते हैं? पहले तो आपको नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम दिलीप मिश्रा है जी। और मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ जी। और आप अभी कहाँ रहते हैं? अभी मैं गरचुक में रहता हूँ, जहाँ की एक वैदिक गुरुकुल है जी। वहाँ रहता हूँ और पढ़ाई में दूसरा यूनिवर्सिटी से करता हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? यूएसटीएम, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये शायद मेघालय में है ना? तो गुवाहाटी से आप मेघालय रोज आना जाना करते हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपका परिचय बताइए महोदय। आपको मेरा नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अमरीश मुनीशा है जी। और मैं कारगिल जिफू एरिया से आता हूँ। बहुत बढ़िया। कस्बा है। अब आप अभी गुवाहाटी में रहते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं? गुवाहाटी में मैं असम आर्य प्रतिनिधि सभा भवन में रहता हूँ। ये क्या है असम आर्य प्रतिनिधि सभा? यह जो है आर्य समाज का एक कार्य का ऑफिस है, हेड ऑफिस है जी। आर्य समाज का। तो ये कहाँ पे ऑफिस कहाँ पर है? ये गरचुक में स्थित है, गरचुक चाराली में। गरचुक चाराली में। अच्छा, तो आर्य समाज ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के आर्य समाज को शायद ये असम आर्य प्रतिनिधि सभा देखती है ना? हाँ जी, पूरा नॉर्थ ईस्ट के हमारे लगभग 35 आर्य समाज है, उसको यहाँ से कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा। और आप तो शायद आपके अंदर कुछ विद्यालय और गुरुकुल भी ऐसा है, मैंने सुना है। मेरे अंदर ये सभा हेड ऑफिस के साथ जी 35 आर्य समाज है और कुछ 5-6 ये स्कूल है और 5-6 गुरुकुल है जी। तो उनका मैं देख रेख करता हूँ। क्या पढ़ाई की हमने से? मैं बीकॉम किया हूँ। तो बीकॉम करके आप फिर आर्य समाज से क्यों जुड़े? ये गुरुकुल ये सब देख के क्या हो रहा है आपको? आपको कुछ मजा आ रहा है यहाँ पे? एक्चुअली क्या होता है, ये गुरुकुल होने से जी बच्चों का मानव निर्माण होता है गुरुकुल में। अच्छा। और शिक्षा अच्छा होता है जी। संस्कार दिया जाता है बच्चों से, तो इसीलिए मैं इस चीजों से जुड़ गया। आपको ऐसा कभी हुआ कि आपने कोई कहीं नौकरी अप्लाई किया, आपको मिला, फिर भी आप नहीं गए, लेकिन आपने ये संकल्प लिया कि आप गुरुकुल से ही जुड़े रहेंगे? नौकरी तो बहुत सारे ऑफर तो था जी। फिर भी मैंने ठुकरा दिया, क्योंकि जो यहाँ मुझे कार्य करके जो आनंद आता है जी जी। वो किसी दूसरे में मुझे नहीं मिलता वो चीज आनंद। आपने बीकॉम कहाँ से किया? बीकॉम मैंने छत्तीसगढ़ रायपुर से किया। आपको देखकर तो लग रहा है बहुत सुधा, आप इतना शुद्ध हिंदी बोल रहा है, इस फ्लुएंसी से बोल रहे हैं कि हिंदी भाषी लोग भी ऐसे अच्छी हिंदी शायद नहीं बोलते होंगे। और कार्बी आंदोलन से हैं तो आप कुछ जनजाति से हैं या नॉर्थ ईस्ट के? आपका ट्राइब का नाम क्या है? मैं दिमासा कसारी से बिलोंग करता हूँ। दिमासा कसारी। तो अभी आप गुरुकुल चला रहे हैं, आर्य समाज से जुड़े हैं, तो आपका खान पान शाकाहारी है या मांसाहारी है? मेरा खान पान पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन आपकी जो व्यवस्था है, जो गांव की व्यवस्था है, ट्राइबल व्यवस्था, उसमें तो आप तो शाकाहारी नहीं लगते मुझे, लेकिन ये परिवर्तन आपको कैसा लग रहा है? अनुभव अच्छा लग रहा है या आप दुखी हैं अंदर से कि आपको मांसाहार नहीं मिल रहा है? मैं मांसाहार नहीं मिल रहा है इससे बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। जबकि शुद्ध शाकाहारी हो गया इसलिए बहुत खुश हूँ। जी। और मेरे जीवन में खुशी ही खुशी है, क्योंकि शाकाहारी से हमें अनुभव होता है, मन शांत हो जाता है जी। और बुद्धि तेज हो जाता है शाकाहारी खाने से। जी। पाप नहीं लगता, जीव जी, जंतुओं से जो करता है मरता है उसको पाप नहीं लगता, पाप से वंचित हो जाता है। इसी तरह से शाकाहारी, और शाकाहारी में बहुत सारे लाभ है, यानी कि आप आनंद ले रहे हैं? आनंद ले रहे हैं। और मेरा जो है संस्कृति जो कल्चर है मेरा दिमासा का, वहाँ ऐसा है कि वहाँ बिना मद मदिरा उसके बाद मांस के बिना वहाँ का कल्चर आगे नहीं चलता। फिर भी आपको आर्य समाज से जुड़ के आपने तो बहुत बड़ी त्याग की, और समाज को वाकई में इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक ऐसे युवा जो ट्राइबल होकर के भी सभी चीजों को त्याग करके अहिंसा के पथ पे आकर के शाकाहार का पथ पे आगे बढ़ रहे, बहुत बढ़िया। हमने से शायद आप जीवन में बहुत लोगों को प्रेरणा देते जाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप मुझे बताइए,
आप तो अभी एक कोर्स कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, हाँ। तो आप के नजर से, आपकी नजर से ये जीवन क्या है? मैं युवा की दृष्टि से जीवन को ढूंढ रहा हूँ, तो जानना चाहता हूँ एक युवा जीवन को किस रूप से लेता है? ओके। जीवन युवा के लिए मैं बोलने जाऊँ तो संघर्ष, अच्छा, क्योंकि उनको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा कि मैं क्या बनूंगा। तो उस हिसाब से उनका 20-22 साल तक तो उनका संघर्ष ही रहेगा, है ना। क्योंकि उसके बाद ही कुछ अच्छा प्लानिंग करने के बाद ही, अच्छे से अगर शिक्षा लेने के बाद ही उनको अंतिम में जाके। लेकिन समझ गया मैं आपकी बात। आप बोल रहे हैं शिक्षा करते समय जो संघर्ष है, इससे बड़ी संघर्ष सामने खड़ी है, समझ रहे हैं ना? आपको लग रहा है शिक्षा के बाद संघर्ष खत्म होगा, और चुनौतियां आएंगी आपको, जैसे कि आप जैसे कर्म जीवन में आप पदार्पण करेंगे, आपको तो बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ेगा। जो जिस ऑफिस में काम करेंगे या जो व्यवसाय करेंगे, कहीं भी शांति तो नहीं, संघर्ष तो और बड़ा संघर्ष आपके लिए वेट कर रहा है। तो क्या वो संघर्ष बड़ा या ये संघर्ष बड़ा, कैसा लगता है? आपने एक चीज सही बोला कि जीवन भर संघर्ष तो रहेगा ही। जी जी। संघर्ष के बीच में भी हम लोग को वो जीना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो आपने बोला जो अपना शिक्षा ग्रहण करने का जो समय रहता है, उस समय में अगर हम लोग इधर उधर भटक गए, जो कि मैं आजकल देख रहा हूँ, इधर उधर लोग भटक रहे हैं। इधर उधर भटकने का क्या मतलब? गलत रास्ते में जाना। जैसे एक गलत रास्ता बताइए। किसी गलत चीज करना, जैसे कि हो गया किसी चीज का नशा करना। हाँ। तो बाकी आप सभी को पता ही है, बहुत सारे ऐसे नशे हैं, हाँ, है ना, जैसे सिगरेट। हाँ, आप खुल के बोल सकते हैं, आप हिचकिचाइए मत। सिगरेट हुआ, शराब हुआ, गुटखा हुआ, ड्रग्स हुआ, इन सब चीजों पर बात कर रहे हैं ना। तो इन सब चीजों से मतलब खुद को बचाना और अपना लक्ष्य की ओर लेके जाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों, क्या कहते हैं? आप तो गुरुकुल भी देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, बच्चों का भी निर्माण शायद आपके गुरुकुल में होता होगा, है ना, संस्कार दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना चैलेंजिंग है बच्चों को गुरुकुल में संस्कार के साथ इन जो अपसंस्कृतियां जो फैल रही हैं अभी, तो पहले की तुलना में बहुत स्पीड से फैल रही है, इसको संभालना कितना कठिन है अमरीश जी? इनके लिए तो हमको बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है जी। बच्चों में संस्कार डालना। आजकल माता पिताओं का वो फेलियर नजर आ रहा है आज के जमाने में, आज के युग में। हाँ। क्योंकि 99% आप बाहर देखोगे, सारा वो दुष्कर्म और ये नशाखोरी, ये चीजों से भरा पड़ा है। उस चीजों से बचाए रखना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। तो गुरुकुल में आप बच्चों को क्या इन सब के विषय में अलर्ट करते हैं कि ये सब नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में सबसे प्रायोरिटी यही चीज दिया जाता है कि बच्चे को नशा नहीं करना है। अच्छा। गलत आदतों से आप गलत आदतों की तरफ नहीं जाना है। संगति का दोष भी बताते होंगे। हाँ जी, संगत का दोष, संगति का दोष बताते हैं। जी जी। और बच्चे बहुत सारे गुरुकुल में बिगड़े हुए ही आते हैं। अच्छा। उसको सुधारना बहुत चैलेंजिंग काम है। उसको समय लगता है उसको सुधारने के लिए। उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से रहना है, खान पान क्या होना चाहिए गुरुकुल का, वो सब जो है संस्कार गुरुकुल में दिया जाता है। बहुत बड़े, तो आप संस्कार से जुड़े हैं, बहुत महान काम है। तो आज के समय में माँ बाप तो संस्कार देने से रहे, दोनों माँ और पिता व्यस्त हैं अपने जीवन में, वो कब बच्चों को संस्कार देंगे, है ना। इस तरह से गुरुकुल में अगर कुछ संस्कार बच्चे ले लेते हैं तो ये राष्ट्र के लिए भी उपकारी है, समाज के लिए भी उपकारी है। बहुत अच्छा काम, इसको आगे बढ़ाते रहिए। अब आपका हॉबी क्या है, रुचि किस चीज में है दिलीप जी? सबसे ज्यादा मैं एक चीज को पसंद करता हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। बहुत बढ़िया। कौन क्या कर रहा है। मैं जब भी कॉलेज भी जाता हूँ तो मैं एक जगह जाता हूँ जो कि हमारा कॉलेज पहाड़ में है थोड़ा, है ना। तो ऊपर में जाके मैं नीचे देखता हूँ, मतलब लोगों को रास्ते में देखता हूँ, पहाड़ के ऊपर चढ़ के रास्ते में देखता हूँ कि सब लोग अपने अपने काम के लिए मतलब भाग रहे हैं इधर उधर हड़बड़ी में, ट्रैफिक में। तो जिंदगी भर क्या वैसे ही दौड़ना पड़ेगा। तो आपको, मुझे लग रहा है आप दार्शनिक हैं। दर्शन जो देखता रहता है, ऑब्जर्व करता है, सूक्ष्म दृष्टि एक दार्शनिक के लक्षण है। बड़े होकर मुझे लग रहा है बहुत बड़े दार्शनिक बने, क्योंकि आपने जो अपना हुलिया बनाया है, अभी आपको देख के लग रहा है कि बड़े होकर तो आप
अच्छे दार्शनिक बने, हम तो कामना करते हैं अच्छे दार्शनिकों का अभाव है समाज में। बहुत बढ़िया। आपकी रुचि क्या है, हॉबी क्या है आप? हॉबी मेरा जो है समाजों के प्रति ज्यादा रहता है, कार्यों के प्रति। समाज में जैसे समाज के कार्यों में जैसे कहीं प्रोग्राम हुआ, काउंसलिंग प्रोग्राम, करियर काउंसलिंग प्रोग्राम हुआ, कई बार शिविर हुआ, उस सब में मेरा ज्यादा रुचि रहता है। क्योंकि समाज सुधारक यानी कि आप निर्माण, जी, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण कार्य में आप ज्यादा आनंद करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया चीज है ये, तो अभी तो मिलता ही नहीं, और मिलता ही नहीं। और बचपन से मैं इसी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ और इसलिए अच्छा लगता है मुझे मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, समाज सुधार। मैं तो इतना खुश हूँ कि आज ऐसे भविष्य के बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व एक दार्शनिक बनने की राह में चल रहे हैं, एक समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण। तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे लोग ऐसे ही रास्ते में जाके समाज को आईना दिखाएं। अच्छा दिलीप जी, आपके जीवन का उद्देश्य क्या, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? जीवन का उद्देश्य मेरा एक ही है कि मैं समाज को आगे ले सकूं, समाज का कल्याण के बारे में सोचूं जी, और समाज के साथ साथ अपने पूरा देश का कुछ सेवा कर सकूं। बहुत बढ़िया। समाज एक छोटा जगह है ना, लेकिन मैं समाज के साथ साथ पूरा देश का सेवा करना चाहता हूं, ताकि मैं किसी के लिए एक एग्जाम्पल बन के रह सकूं। ठीक है, आपकी सोच से तो मुझे लग रहा है जनरली युवाओं को जब पूछा जाता है, कोई बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है, पिताजी के बिजनेस को आगे बढ़ाना है ना, इंजीनियर बनना है, नौकरी करना है, सरकारी नौकरी। लेकिन आप तो मुझे पता नहीं क्यों आप राष्ट्र समाज ये सब चिंता कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है आप खुद कुछ प्रोफेशन में घुसेंगे, जैसे एमबीए पढ़ रहे हैं, कुछ नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह का भी तो सोचा होगा, लेकिन वो कल्पना आप में क्यों नहीं आई, क्यों? अमरीश जी, ये प्रभाव, ये तो गुरुकुल में रहते हैं ना, हाँ जी, तो ये प्रभाव क्या गुरुकुल का ही है कि उन्होंने पहले समाज के बारे में सोचा अपना छोड़ के? ये बिल्कुल सही आपने कहा जी। ये सब जो है गुरुकुल का ही प्रभाव है। गुरुकुल में जो है संस्कार में यही चीज आता है, धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो रसेकम धर्म लक्षण। जो इसी मार्ग पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को। गुरुकुल में जो भी विद्यार्थी रहते हैं उनका दिनचर्या सिखाते हैं, प्रभावित होता है, प्रभावित, इसी का प्रभाव है। तो दर्शकों देखिए, गुरुकुल में रहने का क्या फायदा है, अपना नहीं राष्ट्र का, समाज का, राष्ट्र सर्वोपरि, ये भावना। आप कितने दिन रहे गुरुकुल में अभी तक? 8 महीना हुआ है। 8 महीना में अगर ये भावना शायद आप में पहले से हो तो अलग बात है, लेकिन वो भावना और प्रबल हो गई है, इसलिए गुरुकुलों की आवश्यकता है ना। गुरुकुल में मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, जो अंग्रेजों ने हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था को समाप्त करके गए, उसको पुनः स्थापन करना चाहिए। क्यों, क्या बोलते हैं, होना चाहिए ना? बिल्कुल। गुरुकुल का अभी धीरे धीरे और इसी पर लास्ट में आके रुके। लेकिन जो जनरल हम पब्लिक के बीच में या जनता जनार्दन के बीच में एक कॉन्सेप्ट है, गुरुकुल मतलब चोटी लगाया, तिलक लगाया, धोती पहना, एक अंग वस्त्र धारण किया, जनेऊ पहना और मंत्र पाठ किया और हवन किया, ओम स्वाहा स्वाहा। क्या गुरुकुल यही है या आधुनिक शिक्षा भी है? गुरुकुल एक संस्कार का केंद्र है जी। गुरुकुल में संस्कार दिया जाता है। बाकी जो ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं मन में, सोच रखते हैं, वो पहले होते थे, पहले से, क्योंकि स्ट्रिक्ट होता था उस समय। अभी जनरेशन बदलते बदलते वो भी चेंज होते जाता है। अभी देखिए, पहले गुरुकुल में एक ही जगह पर अंदर कंपाउंड होते थे, उसमें पढ़ाया जाता था, उसी में सिखाया जाता था और बाहर जाने का अनुमति नहीं होते थे। आजकल नया जनरेशन में स्कूल कॉलेज सारा व्यवस्था, यानी कि यहाँ के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते, जैसे आप यूएस के में बिल्कुल, यानी आधुनिक शिक्षा के साथ प्राचीन शिक्षा का समन्वय है ना। आप जानते हैं हवन इत्यादि करना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट, जिस पद्धति से आप समाज को प्रयास कर रहे हैं। भविष्य को लेकर हर कोई तो चिंता करता है, कि ये चिंता करना सही है दिलीप जी? हाँ, चिंता करना चाहिए, क्योंकि चिंता करना मतलब आपने किसी लक्ष्य के बारे में सोचा होगा। अब मैं मेरा मैनेजमेंट के लाइन में बोलूंगा तो चिंता करना, प्लानिंग करना, आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, सोचना।
सोचने को ही हम लोग चिंता, जब कुछ सोचेंगे तभी तो जाके हम लोग को कुछ मिलेगा। जी कुछ करने का हम लोग करेंगे, जी। सोचेंगे ही नहीं तो वो चीज करेंगे तो वो जो सोचेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, तो वो बड़ा करना चाहिए या छोटा करना चाहिए, कैसा प्लानिंग कैसा हो? प्लानिंग अच्छा, प्लानिंग तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब किसी को कोई मतलब कुछ भी आप अच्छा काम करें, ऐसा काम करें कि किसी को कोई ऐतराज ना हो, किसी को कोई दुख कष्ट पीड़ा ना हो, उस हिसाब का कार्य करें, है ना? क्योंकि हर कोई कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे तरीके से सोचना पड़ेगा पॉजिटिव, लोगों को पॉजिटिव लगे, लोगों को किसी को अत्याचार ना हो। ऐसा कार्य अगर सोचेंगे और इस कार्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर जगह से आपको सपोर्ट भी देंगे लोग, है ना? और आप एक धर्म का भी काम कर पाएंगे, क्योंकि अगर गलत सोचेंगे तो ऐसे अगर देखा जाए तो कार्य हर कोई करता है ना? लक्ष्य हर कोई सोचता है। जैसे कि आपका हो गया कि कसाई भी आके अपना कर्म कर रहा है ना? कसाई भी सुबह कर्म कर रहा है ना वो, लेकिन क्या वो कर्म सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो चीज हम लोगों को देखना होता है। क्या हम लोग कर्म सही कर रहे हैं या, क्योंकि कर्म इस प्रकार से करना चाहिए जो कि धर्म के हिसाब से जाए। बिल्कुल ठीक है, किसी को हानि करके, किसी का हत्या करके, किसी का कुछ करके, कुछ बिगाड़ के, मतलब कष्ट दे के, वैसा नहीं करना चाहिए। कर्म ऐसा होना चाहिए कि समाज को कोई दुविधा कष्ट ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अमृत जी, जो जैसे अभी युवा शक्ति जो है धन की ओर ज्यादा आकर्षित है ना? पैसा कमाना, अपना घर बनाना और आलीशान घर और सुख संपदा से परिपूर्ण हो। तो ये देखिए, आप भी युवा हैं, आपकी क्या एज हुई अभी? मेरा 30 वर्ष है, आप तो एकदम पूरे हट्टे कट्टे नौजवान हैं। तो ये चिंतन कितना सही है कि पैसा मुखी, धन मुखी कितना सही है आपकी दृष्टि में? मेरे दृष्टि में यह चीज जो है, सभी का अलग अलग जीवन यापन होता है, और कोई गांव से होता है, कोई शहर से होता है, उसके बीच में सबको अपना अपना जो है देख के जितना जरूरत है उतना ही कमाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, जितना व्यक्ति को धन जो रोजमर्रा जीने के लिए जो जरूरत है, जरूरतमंद की उतना ही धन कमाए, और बाई चांस अगर किसी का तबीयत हुआ, किसी का जोखिम हो गया, उस सब के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा संचय करके बस उतना ही चाहिए जीवन। आपके क्या विचार? धन कितना कमाए, धनमुखी होना देखिए चाहिए कि नहीं? आपको जितना धन से संतुष्ट होता है आप उतना कमाइए, मैं वो बोलता हूँ, है ना? मुझे अभी जितना पैसा चाहिए, मुझे जितना धन चाहिए, मैं उतना कमा लूंगा। लेकिन इसमें और एक प्रश्न भी आता है कि बस धन कमाने से क्या आप खुश हैं? प्रश्न ये भी आता है ना? वो व्यक्ति खुश है इसीलिए तो धन कमा रहा है। नहीं, आप देखिए, धन कमा के आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं, ये तो सही बात है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो धन से नहीं होगा। अत्याचार करके धन कमाया क्या सही है? उसको शांति मिलेगा नहीं ना, वो रात को वही सोचेगा, क्योंकि उसने गलत करके कमाया है। तो गलत करके कमाना ही मतलब वो नहीं होता है ना, उसको शांति चाहिए। व्यक्ति को क्या चाहिए? बस पैसा कमाना, तो हर कोई कमाएगा पैसा। यानी कि जो धर्म के आधार पर धन कमाया है ना, धर्म के आधार, किसी को अत्याचार ना करके, चोरी ना करके, जो सही रास्ता है उस हिसाब से धन कमाए तो सुख शांति से व्यक्ति जी सकता है। तो चलिए, ठीक, अच्छा उत्तर दिया आपने। मैं आपकी दृष्टि से जानना चाहूंगा कि सुख क्या है? क्या है सुख? सुख पहले खुद के बारे में, खुद को अगर शांति, जिस चीज से, किसी भी चीज से अभी खुद को शांति मिल रहा है ना, तो वो सुख है। और किसी को दुख दिए बिना, किसी को दुखी आप देख रहे हैं तो आपको मन में अशांति नहीं है ना, तो शांति है। क्या सही कहा है मैंने? सुख बिल्कुल, किसी को दुख नहीं देना भी, और किसी को दुख ना देकर जीवन जीना भी एक सुखी जीवन है। धन होना ही क्या सुख का? ये मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। धन होना ही सुख ऐसा नहीं है, क्योंकि आज देखिए कितने बड़े बड़े लोग भी धनी हैं, वो भी सुखी नहीं, किसी प्रकार से सुखी नहीं है। सुखी जीवन वही है जो चीज आपके पास है उसको सही तरीके से
आनंद स्वरूप उपयोग करना, संतुष्टि संतुष्टि के साथ। संतोष वही धन। सुखी है, वही सुखी है ना? संतोष धन जिसके पास है वो सुखी है। जी, बिल्कुल। आप देखिए किसान को भी देखिए, वो बढ़िया से जी रहे हैं, और आप बड़े से बड़े वो अमीर घर के उनको भी देखिए, वो भी दुखी है। तो देख लीजिए, ये एकदम बढ़िया कमा धमा के और रोज मेहनत करके खा रहा है बढ़िया शांति से, वो पूरा धन दौलत भरा पड़ा है, लेकिन सिर में टेंशन है। लेकिन देखिए आमिर जी, अभी जो दिख रहा है समाज में, जो दिख रहा है उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। अभी धन की होड़ लगी है, एक कंपटीशन है, कौन कितना कमाएगा। अगले के पास एक गाड़ी है तो मुझे, मेरे पास दो होना है। अगले के पास 2 कट्ठा जमीन है तो मेरे पास 4 कट्ठा होना चाहिए ना। तो ये होड़, ये हमें कहाँ तक ले जाएगी? ये कंपटीशन कहाँ तक ले जाएगी? ये ले जाएंगे तो कहीं नहीं, जो कमाएंगे वही हमारे पास आने वाला है, और नहीं कमाएंगे तो नहीं आएंगे। यही बात हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कहाँ तक क्या चीज कर सकते हैं उस धन को प्राप्त करने के लिए। अगर देखिए सही तरीके से, तो व्यक्ति के पास इतना धन नहीं आएगा, उसको कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुनना ही पड़ेगा धन उसको, क्योंकि उनका एम बड़ा हो जाता है, सोच बड़ा हो जाता है, उसको डबल चाहिए उनसे, उनका कंपैरेटिव भी तो होना पड़ेगा ना, कर्म भी तो उतना, उनको मेहनत भी तो उतना करना पड़ेगा। जी जी। तो इसलिए अगर सही रूप से धन कमाने से संक्षिप्त रूप में ही आएगा अपने पास, और उससे ज्यादा नहीं आएगा। जीवन में सफलता का अर्थ क्या है आपकी दृष्टि में, दिलीप जी? देखिए, सफलता का अर्थ मैं एक ही चीज बोलूंगा अभी, संतुष्टि, शांति, खुद का शांति, मन का शांति। अगर आप सब तरीके से शांति है, सब तरफ से, परिवार का सुख देख के शांति है, समाज का उन्नति देख के शांति है, हर किसी का सुख देख के आपको अगर शांति मिल रहा है ना, तो आपका प्रश्न का जवाब वही। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल, जो है शांति ही सफलता का मुख्य वो है। सत्य क्या है? सत्य जो है मेरे विचार से, जो जैसा है उसको वैसा ही मानना सत्य है। ये सही कह रहे हैं? सही है। जैसे पानी को पानी, पानी को पानी कहना, मोबाइल को मोबाइल कहना, और जो जैसा है उसको ऐसा मानना ही सत्य है। तो ये हमको एक जानना है आपसे, जो आजकल जो कहते हैं ना कि हर पीढ़ी में, मैंने एक दोष देखा है, एक त्रुटि, कि हर पीढ़ी ये सोचती है कि हम मॉडर्न हैं, और जो उसकी पूर्व की जो पीढ़ी है ये पिछड़े हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये दोष है, ये रोग है, ये वायरस है, संक्रामक। जब हम युवा थे, अभी भी हम युवा हैं, फिर भी आपके ऐसे जब थे, तब हम ये सोचते थे कि जो हमारे पिता की पीढ़ी के जो है इनको कुछ नहीं पता, ये मॉडर्न में हम लोग हैं, हम बेस्ट हैं। और यही रोग आपकी पीढ़ी में भी है। एक स्टेप वाले आगे वाले को आप लोग पिछड़ा समझ रहे हैं, और आपके पीछे जो पीढ़ी आ रही है नीचे से, वो आपको पिछड़ा समझेंगे, वो खुद को मॉडर्न करेंगे। ये बीमारी क्या है? ये मॉडर्निज्म क्या है? ये मॉडर्न, स्वयं को मॉडर्न करना, कहना, आधुनिक कहना, कितना सत्य है? देखिए, मॉडर्न मतलब बस वही नहीं होता है जो पीछे जो चले गए, जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग उस समय के हिसाब से वो लोग मॉडर्न थे। अगर वो आज के जमाने में मेरे जगह में अभी यहाँ पे बैठे हुए थे तो वो मॉडर्न है, लेकिन मॉडर्न अभी मुझे यहाँ पे बैठ के मैं मॉडर्न हूँ ये नहीं बोल सकता। मॉडर्न मुझे होने के लिए मुझे मेरे पूर्वजों को जानना होगा कि मेरे पूर्वज क्या थे, उनका शुरुआत कहाँ से था, उस चीज को लेके अभी तक का जो जानना है ना मेरा, अभी तक का मैं आज जो यहाँ पे हूँ, सारी चीजों को जानना और ज्ञान अर्जन करना, यही मॉडर्न है। लेकिन देखिए, मॉडर्न के नाम में अभी जो मैंने जो सीखा है, आपकी पीढ़ी से जो सीखा है कि मॉडर्न का अर्थ है बढ़िया कपड़ा पहनना, सिक्स पैक्स बनाना, शारीरिक फिट रहना, देखने में सुंदर सा चेहरा अगर ईश्वर ने दे दिया तो बल्ले बल्ले, सोने की सुहागा, और थोड़ा सा जीभ ने अगर साथ दिया और अंग्रेजी चल पड़ी, अंग्रेजी बोलने लग गए तो और मॉडर्न, ठीक है। और थॉट प्रोसेस ने अगर वो साथ दे दिया तो वो महा मॉडर्न, ठीक है।
क्या ये सही है? सिर्फ परिधान को लेकर के, बोलने का स्टाइल से लेकर के, शारीरिक लैंग्वेज से लेके ये मॉडर्न है, या थॉट प्रोसेस जो मॉडर्न है, अप टू डेट है, प्राचीनतम विद्या को भी वो जान रहा है, सीख रहा है, अपनी संस्कृति को भी जान रहा है, अपनी जड़ों को भी पहचान रहा है, और आने वाली भविष्य की चुनौतियों की भी वो यहाँ पे चर्चा अपने यहाँ मस्तिष्क पर उसको उनका मनन विचार करता हूँ, ये मॉडर्न है। कौन सा मॉडर्न है? ये वाला जो आपने बोला अभी, ये वाला मॉडर्न है, क्योंकि हम लोगों को हमारे अस्तित्व के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और पहनावे को लेकर देखिए, कपड़ा हर कोई पहन सकता है, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान कितना है ना, उसकी भावनाएं कैसी है, लोगों के प्रति उनका सोच कैसा है ना। और जैसे एक चीज है, अक्सर हमने देखा है, किसी को शुद्ध रूप से अंग्रेजी बोलनी नहीं आ रही है, या वो फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, वो मॉडर्न नहीं है, तो है, इसको तो स्वीकार करते हैं आप लोग मानते हैं? आप नहीं मानते होंगे, लेकिन आपके पीढ़ी के कुछ विद्यार्थी हैं, युवा हैं, हाँ, वो चीज को देखिए। मेन बात तो ये है कि हमारा क्या होता है ना, कि हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग लैंग्वेज क्यों बात करते हैं, हम लोग भाषा क्यों वो करते हैं, यूज करते हैं। अंग्रेजी पाश्चात्य भाषा है, ये तो बहुत बड़ी भाषा है, इसको जान लिया मतलब आपने ब्रह्म विद्या और सब आत्मज्ञान, आपने परमात्मा से लेकर के संसार की सारी विद्याओं को जान लिया, ये समझ में आ रहा है मुझे तो। देखिए, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि भाषा क्या है? भाषा कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, एक दूसरे का क्या है, समझना। हम लोग आप क्या कहना चाहते हैं और मैं क्या समझ रहा हूँ, जी, वो है भाषा। तो कोई भाषा है, यहाँ पे कितने सारे भाषाएं हैं, कि भारत का बोलने जाऊं तो भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, जी, है ना। तो सारा भाषा तो हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो क्या है, भाषा एक माध्यम है जिससे हम एक दूसरे का वो सही है, लेकिन ऐसी सोच क्यों है कि अंग्रेजी जानना मतलब आधुनिक हो जाना, वो थोड़ा एक स्टेप आगे है, उसका लेवल ही अलग है, ऐसी सोच क्यों है कि नहीं? ये मानते हैं? हाँ, ये चीज मैं मानता हूँ, ये सोच के बहुत अहम है, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों में भी देखा ये चीज। और ये क्या चीज का नतीजा है ना, ये हम लोग किसी के अंडर में थे, किसी के प्रेशर में थे, किसी ने हमको दबोच के रखा था 200 साल तक, है ना। और ये और एक उसका प्रतिफलन है। हाँ, तो अगर अंग्रेजी सीखना जानना ही अगर आधुनिकता का अगर परिचय है, तो मेरे ख्याल से सरकार को क्या करना चाहिए, जितने भी स्कूल है सबको अंग्रेजी मीडियम बना दो भैया, क्योंकि अपने जो लोकल स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, जहाँ अपनी भारत की भाषाएं सिखाई जाती है, भारत की जो अपनी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा पढ़ाई जाती है, उनपे तो बच्चे हम लोग भेज नहीं रहे, भेज कहाँ रहे, अंग्रेजी माध्यम में रहे। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसी स्टेप लेनी चाहिए कि कम से कम 50% जो सरकारी स्कूल कॉलेज है, सबका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी बना दो भैया, लो भैया सब मॉडर्न के मॉडर्न बनो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव से बच्चे शहर में आते हैं, वो अंग्रेजी में दुर्बल होते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड गरीब ही रहता है। क्या आप इस पक्ष में कि सरकार आधे स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम का बना दे? नहीं, देखिए क्या होता है कि आपका कम्युनिटी कौन सा है, उस जगह में लोकल कौन सा लैंग्वेज वाला है, इन चीजों और ऑप्शनल रहना चाहिए हर किसी के लिए। अभी किसी को इंग्लिश ही पढ़ना होता है, किसी को कंप्यूटर लाइन में जाना होता है ना, कोई दूसरा लैंग्वेज, कंप्यूटर लाइन में आप जाते वक्त जानना चाहेंगे तो उसमें तो सर ज्यादातर अंग्रेजी का ही यूज होता है, कोडिंग वगैरह ये सब में वगैरह ना। जो बात अभी तो देखिए, गांव के हर गार्जियन ये चाहते हैं कि उसका बच्चा अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम में पढ़े। ये तो सरकार क्यों ये स्टेप नहीं लेती है? आपको मेरा प्रश्न है, मैं युवाओं में क्या चल रहा है वो जानना चाहता हूँ कि सरकार ये स्टेप क्यों नहीं ले रही है कि 50% सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल घोषित कर दे, बना दे, उपयुक्त उसमें शिक्षा दे और सही तरीके से अंग्रेजी जानने वाले शिक्षक लगा दे वहाँ पे। तो ये जो स्कूल है, मिशनरी स्कूल, विशेष करके गांव में जाके क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं, साथ साथ में हमारे भाइयों बहनों को ईसाईयत की तरफ भी धकेल रही है, जो सत्य है, इसमें कुछ छिपाना नहीं है। तो इस समस्या का भी तो निदान है, तो सरकार कर सकती है, जिसको अपनी भाषा में पढ़ना अपने स्कूल में जाए और जिसको अंग्रेजी में पढ़ना वो इधर जाओ। लेकिन आपने अभी एक बढ़िया सा बात बोला है कि जो कन्वर्जन का आपने बोला, जो क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में बोला, हाँ ये सही है, क्योंकि मैं ये चीज देखा हूँ कि बच्चा जब क्लास नर्सरी से लेके क्लास 10 तक एक स्कूल में जाता है, तो वहाँ का शिक्षण क्या चीज का हो रहा है, सुबह प्रेयर क्या चीज का हो रहा है, वो लोग सिखा क्या रहे हैं, है ना। क्योंकि
यहाँ पे आप अगर देखने जाए तो घर वालों से ज्यादा टीचर के साथ अभी बच्चे लोग हैं, क्योंकि घर वाले अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, है ना। बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देंगे और वो लोग ज्ञान लेंगे तो कहाँ से लेंगे, मोबाइल से और डायरेक्ट स्कूल में जाके। और मोबाइल से तो कोई अच्छा मतलब कुछ कार्टून वगैरह वो सब नहीं आते, क्योंकि 1 से 10 तक का बच्चे वही सब करते हैं ना। तो इससे कन्वर्जन बहुत बढ़ रहा है ना, वो चीज मैं मानता हूँ। और क्या है, हम लोगों ने ये चीज दिमाग में डाला हुआ है बच्चों को कि हमको अंग्रेजी सीखना ही है, कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए अंग्रेजी जरूरी होता है। क्या आपके गुरुकुल व्यवस्था है इनको टक्कर दे पाएगी मिशनरियों को, ये जो अंग्रेजी सिखाने के बहाने से हमारे भाइयों बहनों को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी सिखा रहे हैं, चर्च में प्रार्थनाएं करा रहे हैं, चंगाई सभाएं करा रहे हैं, क्या आपके पास कोई समाधान है गुरुकुल का? देखिए, इसके लिए बिल्कुल समाधान है। गुरुकुल ही एक ऐसा उपाय है जो इस चीजों से बचा सकता है। कैसे? आज गुरुकुल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, गुरुकुल के जो छात्र हैं, छात्राएं आज पढ़ रहे हैं, आज बड़े से बड़े काम कर रहे हैं। आज देखिए अपना इनको लेकर देखिए, बड़े बड़े संत हैं, बाबा रामदेव जी है, ये गुरुकुल में पढ़े हैं। आचार्य बालकृष्ण जी गुरुकुल में पढ़े हैं। इसके बाद रुकिए, तो अमित जी, अगर गुरु आपका यह कहना है कि अगर गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ प्राचीन संस्कार को भी अगर जोड़ के समन्वय करके हम अगर समाज की ओर इस गुरुकुलीय व्यवस्था को ले जाए तो ये मिशनरी सिस्टम को टक्कर दे सकती है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा प्रार्थना है, वो प्रार्थना में तो ओ लॉर्ड ये शब्द रहता है। हाँ, और फादर इन हेवन हो सकता और फादर इन हेवन, है ना? तो ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे हिंदू बच्चों को, बल्कि हमारे हिंदू बच्चों को गीता या जो जिस बैकग्राउंड से है, तो जैसे आपके डिमासा कसाई है, आपका बैकग्राउंड से जो भी है, आपकी सनातनी शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, वहाँ के स्कूलों में वो सिखाया जाए, वो बेटरमेंट है ना। लेकिन जबरदस्त हमें ठूसा गया है कि अंग्रेजी और ईसाइयत ही श्रेष्ठ है ना? ये मानते हैं आप? ये तो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपना श्रेष्ठ लगता है। नहीं, हमारे लोगों को लग रहा है कि वो लोग हमारे लोग क्या है ना कि अपने ग्रंथों के ऊपर झांक के नहीं देखते हैं, बस दूसरों का कुछ अच्छा दिखा, उसका अच्छा है, लेकिन अपने अंदर झांको तो सही। हमारे लिए एक ग्रंथ बताइए जिसकी ओर हमारे सनातनी युवा शक्ति झांके। कौन सा ग्रंथ ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपने युवा शक्ति बोला ना, मैं इसके लिए 2 पुस्तक बोलूंगा, एक सत्यार्थ प्रकाश और एक बोलूंगा भागवत गीता, क्योंकि भागवत गीता के बारे में बोल रहा हूँ। भागवत गीता में मोटिवेशन दिया जाता है, लाइफ क्या है जी, आदमी को कैसे जीना चाहिए, जी, कठिन परिस्थिति में कैसे खुद को संभालना चाहिए, जो कि आजकल यंग जनरेशन में देखता हूँ, थोड़ी कुछ परेशानी आ गई, कोई बिखर जाता है, कोई गलत कदम उठा लेता है ना। और जैसे कि उन्होंने बोला है गुरुकुल का मुझे एक चीज अच्छा मतलब लगता है कि गुरुकुल में जितने भी बच्चे पढ़ के आए हुए हैं, उन लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं, ये सोच नहीं है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो क्या करूंगा। हमारे लोग तो पूरा टेंशन में मर जाएंगे, जो हमारा अंग्रेजी मीडियम से है या बाकी कुछ भी। लेकिन गुरुकुल के बच्चों में ये सोच नहीं है कि कोई बच्चा, गुरुकुल का बच्चा, आज तक आपने सुना है कि किसी ने सुसाइड किया हो? बिल्कुल नहीं सुना है ना। वो समाज में चल रहे कुरीतियों के विरुद्ध में भी आवाज उठाते हैं, आवाज उठाना जानते हैं गुरुकुल के बच्चे। लेकिन आज तक के बच्चे लोगों को कोई जो गुरुकुल के बच्चों में एक चीज ये है कि वो लोग संस्कारवान होते हैं ना, क्योंकि उनको संस्कार सिखाया जाता है। अच्छा, मुझे बताइए, ये एआई ठीक है, क्योंकि आप जब से एआई का आरंभ हुआ तब से आप उसको डे टू डे लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में यूज कर रहे हैं। एआई हमें कहाँ तक ले जाएगी? ये मानव सभ्यता को कहाँ तक ले जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया किसने? हमने नहीं बनाया। हमने नहीं बनाया। तो हम लोग का ये है कि हर कोई उतना सोच नहीं सकता जितना एआई सोच सकता है। लेकिन एआई को जिसने बनाया, वो सोच सकता था कि हम एआई बना सकते हैं, है ना, तो उन्होंने बनाया। लेकिन हर कोई उतना वो नहीं होगा, उतना सोचने वाला व्यक्ति नहीं होगा। क्यों? तो एआई हम लोगों का लाइफ को इजी भी कर रहा है, मैं वो चीज को मानता हूँ। हाँ, एआई की जो काम हम लोग करने में 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, वो अभी बहुत मिनटों में हो जाते हैं।
ये बहुत चीजें ना, हैं इसकी वजह से एआई की वजह से जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम लोगों ने खुद चिट्ठी लिखना सीखा था, ठीक है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक उसको माइनस प्लस करके हम लोग एक चिट्ठी ड्राफ्ट करने में 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, हम खुद करते थे। लेकिन आजकल आपकी पीढ़ी या आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, वो सेकंड में वो सिर्फ वॉइस मैसेज दे देंगे कि ये इस तरह के एक चिट्ठी बना दीजिए, ठीक है, तो बना के दे देता है। तो इससे क्या इसकी क्रिएटिविटी, उस व्यक्ति की, उस युवा की क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसको ऐसा प्रभाव डायरेक्ट नहीं बोल सकते, प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चीजों को एआई को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो उससे मुझे नहीं लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी सारी चीजें सिस्टमेटिक हो चुका है ना। अभी मैं अगर चाहूँ, मेरा घर में हेलीकॉप्टर है और साइकिल है, ठीक है, मेरे को अगर जाना है 2000 किलोमीटर दूर, तो क्या मैं साइकिल लेके जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय ने क्या किया है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है तो मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊंगा ना। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये उदाहरण आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि एआई की आवश्यकता है और एआई हमें सही डायरेक्शन में ही लेके जाएगी। सही डायरेक्शन में ही लेके जाएगी नहीं बोल सकते, लेकिन खराबी तो हर चीज में है। हर चीज में चावल की ज्यादा खाएंगे तो आपको हानि हाँ, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम अंत की तरफ आते हैं कि क्या नैतिक शिक्षा या मोरल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, इसकी आवश्यकता अभी समाज को है? शिक्षा की जो आवश्यकता बहुत अति आवश्यक है जी ये समाज को। जो अभी सभी माने वर्ग के लोगों को, जैसे बुजुर्गों को, यंग को, और सभी को जरूरत बहुत अति आवश्यक है। आप तो पढ़ रहे हैं, आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ जो आपकी जो पीढ़ी के लोग हैं, उनमें नैतिक शिक्षा का, आप गुरुकुल की दृष्टि से, आप गुरुकुल के छात्र की दृष्टि से नैतिक शिक्षा का अभाव दिखता है? मोरल एजुकेशन, बड़ों को सम्मान करना, आए हुए अतिथियों को सत्कार करना, या लोगों से बातचीत करना, खान पान से लेकर के संस्कृति को कैरी फॉरवर्ड करना, इत्यादि सब नीति शिक्षा के ही पार्ट है। देखिए, ये चीज को ना आकाश और पाताल का अंतर रहता है इस चीज में, है ना, कि वो लोग शिक्षा क्या कर रहे हैं, उन लोगों को क्या सिखाया गया है, वो लोग कहाँ सीख रहे हैं, कहाँ गुरुकुल में सीखना और कहाँ आजकल के बच्चों, जैसे अभी हम लोग बात करें मोबाइल, है ना, मोबाइल से कौन क्या ही सिखाएगा। हम लोग कितना ही सही चीज देखेंगे मोबाइल से, 10 लोगों में से वहाँ पे आप देखेंगे 5 लोग तो मतलब कुछ और ही चीज में लगे रहेंगे, जैसे कि गेम हो गया या किसी और कामों में, है ना। तो सीखने के लिए मुझे लगता है कि सबसे जो बढ़िया है, जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं, है ना, कि गुरुकुल चला रहे हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। और शिक्षा की कमी मुझे दिखती है जो मैं। अच्छा, हमसे वर्तमान युवाओं में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या मेरे विचार में वह युवाओं में अभी जो है बहुत कंपटीशन हो गया जीवन को लेके, चाहे वो परीक्षा को लेके, चाहे वो धन को लेके, हमें कंपटीशन ही कंपटीशन, कैरियर को लेके, नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं सब। अब सोचिए इतने बड़े संसार में किसको किसको पछाड़ेंगे हम, वही तो सही बात, किसको किसको पछाड़ेंगे, एक से बढ़कर एक है ना। तो इससे समस्या बहुत बड़ी समस्या है, कंपटीशन, यानी कि जिसको जहाँ जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि लेकर आगे बढ़ते रहो, भले ही छोटी नौकरी मिले, कम पैसे वाली मिले, है ना। और उसमें नसीब की भी बात आता है, क्या पता किसके किसके पास क्या नसीब है, नहीं है। आज हमारे पास दिलीप जी बैठे हुए हैं, कल बहुत बड़े दार्शनिक बन गए, हाँ, उनके पास हम जा रहे हैं शिक्षा लेने के लिए, नसीब की बात है, भाग्य की बात है। अच्छा, अंत में युवाओं को, वर्तमान युवाओं को आप क्या संदेश देना? युवाओं को मेरे तरफ से यही संदेश है कि अपने जीवन को जो है बढ़िया सही रूप से चलाएं। सबसे पहले नैतिक शिक्षा को अपनाएं और सत्य को अपनाएं, अपने धर्म को अपनाएं, अपने संस्कृति को अपनाएं सबसे प्रथम जो है। उसके बाद जो है व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने खान पान को
अपने जो है हर चीज सबसे पहले खुद से लेकर अपने हर चीज को झांकना है अपने अंदर। उससे क्या है, सब कुछ उनको उत्तर मिल जाएगा। संसार के जितने भी दुनियादारी सब कुछ है वो अपने अंदर ही है। सबसे पहले अंदर झांके, है ना, उससे क्या है क्लियर हो जाएगा, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, आप जैसे लोगों को? समय के साथ जो आ रहा है ना, जैसा चीजें आने वाले हैं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बस एआई का शुरुआत ही हो रहा है ना, तो हम लोगों को उससे एडवांस में खुद को तैयार करना पड़ेगा जी, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों को आने वाले समय के बारे में देखना पड़ेगा। तो खुद को तैयार करना, खुद को किस प्रकार से दूसरों से बेटर कर सकें, है ना। जैसे थोड़ी देर पहले हमारे गुरुजी ने बोला कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कंपटीशन में निकलने के लिए खुद में भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो क्वालिटी डेवलप करने में हम लोगों को अभी के जो हम लोग के आने वाले भ्राता लोग हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि भविष्य में आ रही चुनौतियों को सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें, तैयार करें, प्रस्तुत करें। क्या गुरुकुल भविष्य में आने वाले जो चैलेंजेस हैं इन सब से मुकाबला करने के लिए बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकता है? बिल्कुल, गुरुकुल में इसके लिए उत्तर है। क्यों है? गुरुकुल में दिनचर्या से शुरू होता है 5 बजे से। अच्छा, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक का पूर्ण रूप से दिनचर्या होता है। उसमें सुबह उठना होता है, उसके बाद 5 बजे उठना होता है, जागरण मंत्र होता है, ओम प्रातरग्निम प्रातर्निद्राम हवामहे प्रातर्निद्रा वरुण प्रातरश्न प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमम रुद्रम भूयम। इस प्रकार से मंत्र होता है। ये मुझे लगता है वेद का मंत्र है। हाँ जी, ये वेद से ही मंत्र है। उसके बाद हम लोग उस मंत्र के बाद हम लोग जो है गुरुकुल में ब्रश इत्यादि करते हैं। उसके बाद फिर खेल का समय होता है, अपना शारीरिक बल जो है अपने आप को डेवलप करने का समय होता है। उसके बाद फिर अध्ययन होता है, पढ़ाई होता है। उस तरह से सिस्टम पूरा हम लोग दिन भर के दिनचर्या बनी। हाँ जी, उसमें बच्चे जो है विद्यार्थी भटक नहीं सकते, किसी गलत चीजों पे जा नहीं सकते, मद मदिरा नहीं कर सकते, किसी बुरे संगत में जाने का समय नहीं मिलता, किसी दूसरे चीज को सोचने का समय नहीं मिलता। यानी कि गुरुकुल के पास समाधान है। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ये गुरुकुल चला रहे हैं गरचुक में, दयानंद नगर बोल एक स्थान है गुवाहाटी में, वहां पर अपने बच्चों को भेजिए। गुरुकुल में क्या हो सकता है, किस प्रकार के संस्कार मिल सकते हैं, अभी सभी अमरीश जी ने आप सभी को बताया। यहाँ आप लोग मासिक क्या खर्चा लेते हैं? मासिक हमारे यहाँ मासिक तो नहीं लेते हैं, लेकिन जो भोजन के लिए भोजन कंटिन्यू करने के लिए वो हम लोग सिर्फ 1500 रुपए लेते हैं। सिर्फ भोजन के लिए लेते हैं, वो भी 1500 रुपया लेते हैं। यानी कि आप बिस्तर, बर्तन, कुक, आचार्य, वार्डन सब फ्री में प्रोवाइड करते हैं? सब कुछ फ्री है। मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ पे वाईफाई भी देते हैं, टॉयलेट बाथरूम पूरा आधुनिक है, व्यवस्थित है, पानी की कोई समस्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं, सब कुछ है ना? बहुत मैंने पूर्ण रूप से जो दिनचर्या मैंने रोजमर्रा की जो जरूरतमंद है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा ये आधुनिक चीजें दिया जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले यहाँ बैठने से पहले मैं आपके गुरुकुल में जब आपने दिखाया, मुझे 3-4 बच्चे ऐसे भी मिले जो कुछ भी पैसा नहीं देते, निःशुल्क 1500 भी नहीं देते, ऐसा भी है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है, उनके लिए है जिसका मैंने बहुत ही जो है आर्थिक स्थिति खराब है। दर्शकों, कितना अच्छा काम हमारे समाज के माध्यम से हो रहा है, इनकी तो बहुत ही प्रशंसा करनी चाहिए। और अमरीश जैसे एक होनहार ऊर्जावान युवा शक्ति इस गुरुकुल को संभाल रहे हैं। तो आज की जो चर्चा बहुत ही रोचक रही। आप लोगों से युवा की दृष्टि से जीवन क्या है, सफलता क्या है, विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है दर्शकों को पसंद आया होगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।